एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। और आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के बारे में, जिसमें बात होने वाली है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की, जो लीगल एप्टीट्यूड के रहने वाले हैं। और ये जो आप देख रहे हैं क्लास, ये हुंकार 4.0 हुंकार 4.0 की क्लासेस हैं, जिसमें आपको YouTube पर फ्री कंटेंट और वीडियोस जो है लेक्चर क्लासेस प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिसकी मदद से आप जो अपनी तैयारी है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की वो बहुत अच्छे तरीके से कर पाएं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसका आपको आइडिया पता चल सके। ठीक है ना। तो इसके पहले की जो हमारी 3 से 4 क्लासेस और हैं वो हो चुकी हैं YouTube पे। आप प्लेलिस्ट में जा करके टारगेट गुरुकुल पे जाइए, उसके प्लेलिस्ट में देखिए, मेरी वीडियोस पड़ी होंगी जो हुंकार 4.0 के अंतर्गत आएंगी। उसमें जाकर के अगर आप पहले वाले क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो वो देख लें। देन आफ्टर ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस किए गए हैं और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने वाले हैं उसको भी डिस्कस किया गया है। ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो बात करता है उबी जस इबी रिमेडियम के बारे में। उबी जस इबी रिमेडियम मींस मतलब वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। ये आपने पहले भी पढ़ लिया है। ये एक मैगजीम है, लैटिन मैगजीम है, और इसका मतलब क्या होता है कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जहां किसी को अधिकार होता है वहां उसको उस चीज के लिए उपचार भी मिलता है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में, आपको फंडामेंटल राइट दे दिया जाए तो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है आपके 12 से लेके 35 तक है, लेकिन उसकी उपचार का, रेमेडीज का, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात किसमें की गई है? 32 में कही गई है। तो राइट है तभी उपचार की बात की गई है। तो ये मैगजीन वहां आपको देखने मिल जाएगी, उबी जस इबी रिमेडियम। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी मैगजीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप लैटिन मैगजीन्स पे कुछ क्वेश्चंस लेकर के आइए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट लैटिन मैगजीन्स है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। द मैगजीन रेस इप्सा लोकेटर मींस, रेस इप्सा लोकेटर का मतलब क्या होता है? जल्दी से आप लोग बताइए, नहीं तो फिर आगे हम चलते हैं। देखो क्या कह रहा है ये, द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, मतलब चीजें जो है वो खुद बोलती हैं। अगर मान लो कि कहीं पे कोई भी ऑफेंस हुआ है, ठीक है ना, तो वहां पे आसपास की पुलिस जो है वो छानबीन करने जाती है, तो जो जैसे सारी चीजें बिखरी है वैसे ही उसको रहने देती है। कोई वहां कोई किसी चीज को हाथ नहीं लगाता है, उसमें सीधे पुलिस जो है अथॉरिटी उसको मना करती है कि कोई भी चीज को आप टच नहीं करेंगे, जिससे एविडेंस क्या हो जाएगा? हैम्पर हो जाएगा। ओके, इसीलिए रेस इप्सा लोकेटर का मतलब क्या है? द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये मैगजीन आपको ज्यादा देखता यूज होता हुआ मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके सीपीसी में मिलेगा। आपको सीपीसी के सेक्शन यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड में आपको मिलेगा, सेक्शन 11 में, जो बात करता है रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा। ठीक है ना। सेक्शन ये किसमें है? सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड में गिवन है। इसका मतलब क्या है? अ सूट विच हैज बीन डिसाइडेड, द केस विच हैज रिफर्ड टू द हायर कोर्ट, ये नहीं है। द हाई कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड, ये भी नहीं है। अ सूट विच इज पेंडिंग, ये भी नहीं है। ये वन जो ऑप्शन होगा इसका सही होगा, जो बात करता है कि अ सूट विच हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। ऐसे सूट जो, ऐसे मामले, ऐसे केसेस जो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कोर्ट के द्वारा, उसको दोबारा से सेम सब्जेक्ट मैटर पे, सेम पार्टीज पे क्या नहीं किया जा सकता? केस नहीं लाया जा सकता। ये रेस जुडिकाटा है। अब इसी में रेस सब जुडाइस है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, अ सूट विच इज पेंडिंग, मतलब जो सूट पेंडिंग है, ये सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी में आपको देखने को मिलता है, और ये रेस सब जुडाइस इसको बोलते हैं। ओके, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कैविएट एम्प्टर।
कैविएट एम्प्टर का मतलब क्या होता है? क्रेता सावधान। कैविएट एम्प्टर का मतलब क्या होता है? क्वालिफाई द वर्ड्स इन प्रीमाइसेस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, या लेट द सेयर बी अवेयर, या फिर लेट द परचेजर बी अवेयर। क्या होगा इसमें? ठीक, लेट द परचेज बी अवेयर, जो भी अपना सामान खरीद रहा है वो क्या रहे भाई? परचेजर उसके लिए सावधान रहे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ऑडी अल्ट्रम पार्टम नेचुरल जस्टिस में भी आपको देखने मिलता है, एक सिद्धांत है जो उसमें ये होता है कि बोथ पार्टी मस्ट बी हर्ड, बोथ पार्टी मस्ट बी हर्ड। ऑडी अल्ट्रम पार्टम। देखो भाई, जब भी सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है या दो लोगों के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो दोनों लोग को सुना जाना चाहिए, किसी एक को तो नहीं सुना जाना चाहिए, नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है। तो ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब है कि जो भी दोनों पार्टी हैं उसको जरूर सुना जाना चाहिए, तभी उसके बाद फैसला आना चाहिए। तो क्या होगा? नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई के दोषी नहीं ठहराया जाएगा। तो ऑडी अल्ट्रम पार्टम का ये आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या प्रॉफिट अ पेंड्रे मींस? प्रॉफिट ए पेंड्रे का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है अ राइट टू टेक फ्रॉम द लैंड ओन्ड बाय अनदर, किसी अन्य के स्वामित्व वाली भूमि से लेने का अधिकार। मतलब आपका राइट होता है कि ऐसी भूमि जिसका ओनर कोई और है लेकिन उस प्रॉपर्टी में आपका किसी तरह अधिकार आ जाता है, उससे प्रॉपर्टी, उसके प्रॉपर्टी से तुम्हारा हिस्सा लेने का। ठीक है ना? चलो ये हो गया प्रॉफिट ऑफ पेंड्रे मींस। ओके, नेक्स्ट है पेरिडेलिक्टो मींस। पेरिडेलिक्टो का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक, तो पेरिडेलिक्टो का मतलब होता है द प्लेंटिफ इज एट फॉल्ट, मतलब वादी की गलती है, द डिफेंडेंट इज एट फॉल्ट, प्रतिवादी की गलती है। ठीक है, तो पेरिडेलिक्टो मतलब बोथ पार्टीज आर फॉल्ट, आर एट फॉल्ट, दोनों नहीं होगा, ये और ये नहीं होगा। पेरिडेलिक्टो मतलब दोनों जो पार्टी है, यानी कि प्लेंटिफ जो सूट इंस्टीट्यूट करता है, जो केस लाता है प्लेंटिफ, ठीक है ना, और जिसके ऊपर केस लाया जाता है वो होता है कौन? डिफेंडेंट। तो दोनों बोथ द पार्टीज जो है वो फॉल्ट रहेगी, दोनों पार्टी की अगर गलती रहेगी तो वहां कौन सा टर्म यूज किया जाता है? पेरिडेलिक्टो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉक्स पास। ठीक है ना, फॉक पास का मतलब क्या है ये आपको बताना है। ओके, तो देखो भैया, एम्ब्रेसिंग एक्ट, शर्मनाक कृत्य, ऐसा कोई काम जो किसी को शर्मसार कर दे, शर्मनाक कृत्य या कार्य क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है फॉक्स पास। ठीक है ना, एम्ब्रेसिंग एक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मलाफाइड। मलाफाइड, देखो एक कोई भी चीज की जाती है अगर गुड फेथ में की जाती है तो उसके लिए कोई भी आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं ठहराई जाती। ठीक है ना, लेकिन अगर कोई भी चीज मलाफाइड, गलत, माला मतलब गलत, निगेटिव सेंस आ रहा है, मलाफाइड अगर कोई आपने काम किया है और उसको गलत इंटेंशन के साथ किया है, ठीक है ना, मलाफाइड उसको कहते हैं। तो बैड फेथ, बैड फेथ, बुरे विश्वास के साथ काम करना मींस मलाफाइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन पे हम आ गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस? इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑफिस है जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है? किसके ऑफिस के बारे में? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में, अटॉर्नी जनरल के बारे में, सॉलिसिटर जनरल के बारे में, या फिर एडवोकेट जनरल के बारे में? ये आपको बताना है। ठीक है, तो सॉलिसिटर जनरल का ऑफिस आपको नहीं देखने मिलेगा कहां पे?
कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ये नहीं है। बाकी कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल मिलेगा, अटॉर्नी जनरल मिलेगा, एडवोकेट जनरल मिलेगा। ये किस किस आर्टिकल में है आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में ये किस किस आर्टिकल में बताया गया है, कैग को, अटॉर्नी जनरल को, एडवोकेट जनरल को, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 10 सितंबर। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है जो आपको ह्यूमन राइट से रिलेटेड है। जल्दी से आप लोग गैस तो कर ही लिए होंगे, ठीक है ना। तो ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे, मानव अधिकार दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज कंटेन्ड इन आर्टिकल 51A। ये सब जानते हो ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर। अब देखो मैंने पहले ही कई बार आपको बोल चुका है कि जो भी 11 फंडामेंटल ड्यूटी है इसको आप लोग जरूर एक बार देख लेना, एक बार दो बार रिवाइज जरूर कर लेना, जिससे ये पता रहे कि अगर लिस्ट आ जाए और पूछा जाए इसमें से क्या है क्या नहीं है तो आप एलिमिनेट और चूज जो है वो कर सके, ठीक है। तो चलो भाई देखो, संविधान के अनुच्छेद 52(1) में निहित मौलिक कर्तव्य है। क्या है मौलिक कर्तव्य, ये आपको बताना है। आप पढ़िए, ठीक है। तो पहला तो नॉट इन्फोर्सेबल बट दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। देखो भैया, इन्फोर्सेबल पर से इन्फोर्सेबल नहीं है, नॉट इन्फोर्सेबल है, ठीक है ना। फंडामेंटल ड्यूटी अगर आप इन्फ्रिंज करते हैं, आपको कहा जाता है कि आप जो है नेशनल इंपॉर्टेंस वाली जो भी चीजें हैं या फिर ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं उस पे कोई चीज मत लिखो, नाम मत लिखो अपना, या फिर जो भी है मॉन्यूमेंट्स में लोग जाते हैं तो अपनी नाम लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, गाना लिखते हैं। तो ये सारी चीजें क्या आपको फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप ये काम ना करें, उसको प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें, जो भी मॉन्यूमेंट्स है या एनवायरमेंट ही है। लेकिन अगर आप नहीं करते हो, आप इस बात को नहीं मानते हो, आप करके आते हो मॉन्यूमेंट्स को नुकसान या फिर एनवायरमेंट को नुकसान करते हो, तो क्या आपके ऊपर कोई चार्जेस लगाए जाते हैं? क्या ये इन्फोर्सेबल है? तो नहीं, नॉट इन्फोर्सेबल बट दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। लेकिन ये देश के शासन में मौलिक है, ठीक है। इन्फोर्स नहीं करा सकते जैसे आप फंडामेंटल राइट को जाकर के इन्फोर्स कराते, ठीक है ना। डीपीएसपी भी इन्फोर्सेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड बाय। तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। मैंने ऑलरेडी इस पे डिस्कशन करा है कि कौन ला सकता है, कौन लगा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो भैया किस किस वजह से चलाया जा सकता है? कानून का उल्लंघन के लिए, वॉयलेशन ऑफ लॉ के लिए, करप्शन एंड नेपोटिज्म के लिए, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के लिए, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के लिए, या फिर वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इन तीनों में से कह रहा है कि किस चीज, इन चारों में से किस वजह से भारत के राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट यानी महाभियोग लाया जा सकता है, ठीक है ना। तो वॉयलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो भारत के संविधान का उल्लंघन करेंगे तो उनके ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है। दोनों में से किसी सदन में ये महाभियोग का जो इनिशिएशन है, शुरुआत है, वो हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल और फैक्ट का। प्रिंसिपल और फैक्ट का एक देख लेते हैं इसमें से। ऑल्दो हमने बहुत सारे क्वेश्चन अपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर रखे हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं प्रिंसिपल क्या कह रहा है भाई। When a person consented to an act to be done by another, he cannot claim any damages resulting from doing that act, provided that the act is done the same for which consent is given। ठीक है, सिद्धांत कह रहा है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए सहमति देता है तो वह उस कार्य को करने से होने वाले किसी भी नुकसान दावा नहीं कर सकता है, बशर्ते किया गया कार्यवाही जो जिसके लिए सहमति दी गई है। देखो भाई, अब वॉलेंटी नॉन फिट टू इंजूरिया का इसमें बात किया गया है। अगर आपसे कोई काम, मतलब आपके लिए कोई काम किया जा रहा है, आपकी सहमति से किया जा रहा है। देखो तथ्य भी है, फैक्ट भी मैं बताऊंगी
जब भी आप अपनी सर्जरी या फिर किसी की सर्जरी करवाने जाते हो तो कंसेंट जो फॉर्म होता है उस पर साइन करवाया जाता है और फिर जाके आपकी सर्जरी वगैरह या किसी की सर्जरी जो है वो स्टार्ट कराई जाती है। अब कंसेंट आपने दे दिया, अब उस ऑपरेशन के दौरान अगर डॉक्टर ने गुड फेथ में ड्यू केयर और अटेंशन के साथ अपना काम किया, उसके बावजूद भी किसी तरह का किसी को नुकसान हो गया तो डॉक्टर इसके लिए लायबल नहीं होता है क्योंकि आपने उस पर अपनी सहमति दी है। ठीक है ना। चलो, यही तथ्य कह रहा है, सॉरी प्रिंसिपल कह रहा है, सिद्धांत कह रहा है। फैक्ट क्या, देखो इस पे क्या क्वेश्चन बनता है। कह रहा है कि पी ने एस को अपेंडिक्स हटाने के लिए एक सर्जिकल ऑपरेशन कराने के लिए लिखित सहमति दी। सर्जरी करते समय पी का पित्ताशय भी हटा दिया। देखो भैया, अपेंडिक्स हटाने के लिए पी ने, पी नाम का व्यक्ति है और एस नाम का सर्जन है, पी जो पेशेंट है वो डॉक्टर को सहमति देता है भैया कि तुम मेरा अपेंडिक्स हटा दो। लेकिन अपेंडिक्स हटाते हटाते डॉक्टर क्या कर देते हैं, उसका जो पित्ताशय भी है वो भी क्या करते हैं, हटा देते हैं। गाल ब्लाडर भी जो है वो भी रिमूव कर देते हैं। तो क्या गाल ब्लाडर जो उन्होंने रिमूव करा, क्या उसको कंसेंट माना जाएगा? क्या डॉक्टर उसके लिए लायबल ठहराया जाएगा या नहीं ठहराया जाएगा? यही हमें देखना है, यही हमें देखना है कि क्या होगा। ठीक है। तो ए, P कैन क्लेम डैमेज फ्रॉम एस। हाँ बिल्कुल, P ने, बेचारे पेशेंट ने क्या कहा था कि मेरा अपेंडिक्स हटा दो, इसने गाल ब्लैडर भी बिना कंसेंट के हटा दिया। तो जिसके लिए कंसेंट दिया था उसके लिए तो लायबल नहीं होगा ना, P क्लेम कर पाएगा। लेकिन क्योंकि उसने गाल ब्लैडर भी हटा दिया तो P क्लेम करेगा डॉक्टर एस पे। ठीक है ना, डैमेजेस क्लेम करेगा और उसके ऊपर जो सजा है वो भी इंपोज होगी। नेक्स्ट, आर्गुइंग लिटिगेशन, बहस करना, मुकदमा करना। जैसे ये इससे रिलेटेड है वैसे कोर्टिंग किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है इन चारों में से। ठीक है। कोर्टिंग, प्रेम निवेदन। ठीक है ना, कोर्टिंग प्रेम निवेदन, बहस करना, मुकदमा। मतलब जब बहस करना है तो कहाँ मुकदमाबाजी करोगे तब बहस होगा। इसी तरह कोर्टिंग प्रेम निवेदन लेके आप जा रहे हो तो जुडिशरी के पास जाओगे नहीं, एडजुडिकेशन के बाद जाओगे नहीं, डिस्प्यूट में जाओगे नहीं, रोमांस में। ठीक है ना। तो प्रेम निवेदन कहाँ होगा, रोमांस। ठीक है ना। जैसे बहस करना रिलेटेड है मुकदमाबाजी से, वैसे प्रेम निवेदन रिलेटेड है रोमांस से। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही आ गया आपका। कह रहा प्लेंटिफ डिफेंडेंट, जैसा प्लेंटिफ का रिलेशन है डिफेंडेंट से, वादी का रिलेशन है प्रतिवादी से, वैसे इन चारों में से किसका रिलेशन है ये आपको बताना है। कोर्ट का लॉ से, विक्टिम का अक्यूज से, जज का जूरी से, हस्बैंड का वाइफ से। जल्दी बताओ, आप लोग गैस कर सकते हो तो करो। ठीक है ना, विक्टिम का अक्यूज से, विक्टिम का अक्यूज का, पीड़ित से आरोपी का। देखो भैया, प्लेंटिफ वादी और प्रतिवादी जो है वो सिविल केसेस में हमें देखने मिलते हैं। वो व्यक्ति जो क्लेम करता है, ठीक है ना, जो केस लेकर के आता है प्लेंटिफ हो जाता है और जिसके अगेंस्ट लेकर आता है डिफेंडेंट हो जाता है। सिविल केसेस में आपको देखने मिलते हैं। लेकिन अगर बात करें हम क्रिमिनल जो भी केसेस है उसमें जो व्यक्ति पीड़ित होता है वो केस लाता है, पीड़ित है, और जिसके ऊपर लाता है, आरोप लगाता है, उसको हम लोग अक्यूज्ड कहते हैं। चलो, आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है, व्हेन वाज आर्टिकल 21A ऑफ राइट टू एजुकेशन इंसर्टेड इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21A, जिसको शिक्षा का अधिकार कहा जाता है, ये कब डाला गया, कब इंसर्ट किया गया? 2000 में, 2002 में, 2003 में, 2005 में, कब डाला गया? जल्दी से बताओ इसको। ठीक है, तो 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट टू द राज्यसभा। कह रहा है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। देखो भैया,
राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर कितने हैं, कितने मेंबर की संख्या है, तो 250, ठीक है ना। इसमें से 230 जो है वो स्टेट्स द्वारा इलेक्ट, मतलब स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं, ठीक है ना। और 12 जो है वो नॉमिनेट करके आते हैं, मनोनीत करके आते हैं, किसके द्वारा, डायरेक्ट चुन करके आते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। तो 12 इसका सही आंसर है। ये राष्ट्रपति जो है वो चुन के लाते हैं। और ये खेल के उस क्षेत्र से ला सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से ला सकते हैं, कला के क्षेत्र से ला सकते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु डिसाइड्स ऑन द इश्यू वेदर अ बिल इज अ मनी बिल, मतलब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस मुद्दे पर कौन निर्णय करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर, ये आपको बताना है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा। और मैंने पहले बहुत बता चुका है आपको कि लोकसभा के स्पीकर कैसे इलेक्ट करे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग वाज नॉट अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे 4 नाम दिया गया है जस्टिस का, इसमें से आपको बताना है कि कौन अभी तक भारत के न्यायाधीश नहीं रहे हैं, ये आपको बताना है, ठीक। तो जस्टिस कृष्णा अय्यर नहीं रहे हैं, ठीक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बाकी सब रहे हैं, पीएन भगवती जी रहे हैं, आर.एम. लोढ़ा जी रहे हैं, जस्टिस जे.एस. वर्मा जी भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉलेजियम सिस्टम क्या है, व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम क्या है, और इसके पहले भी मैंने बताया था जब लाइव क्लास मैंने लिया था, तो एनजेएसी आया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, फिर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो घोषित कर दिया गया था। उसमें जजेस के अपॉइंटमेंट की बात कही गई थी। तो अभी जो प्रेजेंट सिस्टम है जजेस के अपॉइंटमेंट का, वो है कॉलेजियम सिस्टम से। तो वही आपको बताना है कि कॉलेजियम सिस्टम किससे रिलेटेड है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलिए अब जल्दी से ये भी बता देना कि हाई कोर्ट, कमेंट सेक्शन में, कि हाई कोर्ट किस आर्टिकल में गिवन है और सुप्रीम कोर्ट भी किस आर्टिकल में गिवन है। और ये भी बताना कि सुप्रीम कोर्ट का कितने जुरिस्डिक्शन होते हैं, 3 होते हैं। चलो मैंने बता दिया, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो गया, अपलेट जुरिस्डिक्शन हो गया, और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है। इसके भी आप लोग आर्टिकल देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, Who presides over the joint sitting for both house the parliament। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है भाई, बहुत आसान है ये तो, ठीक है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष देख रहे हैं कितने कितने जो है वो पावरफुल इंसान है। चलो H1 हिस्टोन जो है उसको लिंकर हिस्टोन भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग रिट लिटरली मीन्स व्हाट इज योर अथॉरिटी। देखो 5 तरह के रिट्स हैं आपके, कौन कौन से हैं, तो हेबियस कॉर्पस है, मिंडामस है, प्रोहिबिशन है, सर्श्योरी है, और क्यू वारंटो है, ठीक है। तो यही सबका अपना अपना मतलब है, सबका मतलब जान लेना। व्हाट इज योर अथॉरिटी, इसमें से किसका मतलब है, जल्दी से बताना है इसका आपको आंसर। तो क्यू वारंटो का मतलब क्या है, बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हैज एक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा भारत का न्यायाधीश रहा है और उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है, ठीक है। तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, ठीक है ना, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी किया जा सकता है। तो अगर मौलिक अधिकार को प्रवर्तित करवाना है, इन्फोर्स करवाना है, तो क्या लाया जाता है, रिट लाया जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल ड्यूटी, इन चारों में से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है, ये भी मैंने आपको बोला था कि देख लीजिएगा, इन चारों में से कौन, इक्वल पेपर इक्वल वर्क क्या फंडामेंटल ड्यूटी है, नहीं ये डीपीएसपी है, रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स नहीं, रिनाउंस द प्रैक्टिस ऑफ डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, ठीक है, क्या इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी है आपको बताना है, ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है, रिनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक जो भी प्रथाएं हैं उनको त्यागना, ये फंडामेंटल ड्यूटी है सबकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मीन्स अंडर कंसिडरेशन ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ किसी न्यायालय के विचाराधीन है, साइन क्वानन, रेस जुडिकाटा, डबल जेपार्डी या सब जुडाइस, बताओ। सब जुडाइस मैंने बताया है कि पेंडिंग, जब भी कोई सूट पेंडिंग रहता है तो उसको क्या बोलेंगे, सब जुडाइस, लैटिन टर्म बोल सकते हैं, किसमें, सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी में, ठीक है, सब जुडाइस, ठीक है। जब डबल जेओपार्डी किस आर्टिकल में आता है, रेस जुडिकाटा सीपीसी के किस सेक्शन में आता है, साइन क्वानन का क्या मतलब है, इसका मतलब आप लोग सब कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ये भी सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, पदेन का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। तो बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, अपने पद के आधार पर, ठीक है, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है जैसे ही कोई भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस ज्वाइन करेगा या फिर धारण करेगा, वैसे ही वो क्या संभालना पड़ेगा उसको, राज्यसभा का चेयरमैन यानी अध्यक्ष का, सभापति का कार्य भी संभालना पड़ेगा वाइस प्रेसिडेंट को। ओके, चल, पद पे बैठते ही पदभार उनको मिल जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ऑथोराइजेशन फॉर द विथड्रॉल ऑफ एनी फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, तो भारत की संचित नीति से किसी भी फंड की निकासी के लिए प्राधिकरण इनसे आना चाहिए। अगर मान लो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जिससे सैलरीज वगैरह सबको मिलती है, जितने भी सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, अगर उसमें से पैसा वगैरह निकालना है तो किसकी अथॉरिटी से, किसके परमिशन से जो वो है निकलेगा, ये आपको बताना है। ये पहले भी जो है वो डिस्कस हो चुका है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया लोकसभा, पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं। एंट्री रिलेटिंग टू लीगल प्रोफेशन फाइंड प्लेसेस, कह रहा है कानूनी पेशे से संबंधित प्रविष्टि इसमें पाई जाती है। तो कानूनी जो पेशा है यानी फिर या लीगल प्रोफेशन जो है वो सेंट्रल लिस्ट में उसका सूची नाम दिया गया है, या फिर यूनियन लिस्ट में है, या फिर स्टेट लिस्ट में है, या फिर कंकरेंट लिस्ट है, ये दोनों तो एक ही लिस्ट है, नाम अलग अलग हो गया है, सेंट्रल और यूनियन, ये आपको बताना है, ठीक। तो ये कंकरेंट लिस्ट में है, ये कंकरेंट से समवर्ती सूची में है लीगल प्रोफेशन, ठीक है ना। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज पर लॉ द मिनिमम एज फॉर द मैरिज ऑफ हिंदू बॉय एंड हिंदू गर्ल, वेरी गुड, वेरी इजी इन इंडिया। तो ये कह रहा है कि हिंदू बॉय और हिंदू गर्ल की इंडिया में मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए मैरिज के लिए, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है ना, मैंने इसको पहले भी आपके साथ डिस्कस करा था। तो ये 18, हाँ पहले हिंदू बॉय का है तो कंफ्यूज मत होना, बॉय का पहले 21 साल बताओगे, फिर गर्ल का इसमें 18 साल बताओगे, तो इस तरह से सी जो है वो आंसर सही हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया 33 नंबर का, जो बात कर रहा है सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट हैव बीन बैन्ड अंडर। देखो भाई, लिंग निर्धारण का जो परीक्षण है उस पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसको प्रोहिबिट करा गया था। तो किसके द्वारा, ठीक है ना, किसके अंडर,
प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट के अंतर्गत, या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट एक्ट के अंतर्गत, या फिर अल्ट्रासाउंड कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत, या फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंतर्गत, किसके तहत सेक्स जो डिटरमाइन किया जाता था उसके टेस्ट पे बैन लगाया गया था, ये बताना है। ठीक, तो ए जो है इसका सही आंसर आएगा प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिस टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है वो किया गया था, बैन किया गया था। लोधा कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, जो लोधा आयोग था, लोधा आयोग उसको किसके द्वारा या किसके जांच के लिए गठन किया गया था, क्या इंक्वायर करने के लिए, ये आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत जो है मिस मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटी जो बीसीसीआई में चल रही थी, ठीक है ना, वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है ना, भारतीय क्रिकेट बोर्ड से रिलेटेड है ये। मिस मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटी चल रही थी, इसी को जांच करने के लिए लोढ़ा कमीशन का क्या हुआ था भाई, गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया 35 नंबर, ये कह रहा है द स्टेट शैल प्रमोट विथ स्पेशल केयर एंड एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, मतलब राज्य विशेष देखभाल के साथ लोगों के कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देगा। तो ये क्या बोला जाता है, इसको गारंटीड बाय किसके द्वारा, फंडामेंटल राइट के द्वारा ये गारंटीड किया गया है, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गारंटीड किया गया है, या फिर प्रीएम्बल में ये बात इंस्ट्रेंड है, या फिर डीपीएसपी में ये बात बताई गई है कि ये चीजें अश्योर करी जाएंगी, किसमें बताया गया है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल मेकिंग एनी इनेक्टमेंट, अगर कोई भी इनेक्टमेंट बनाया जाएगा तो उसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि उसमें ऐसे लोग जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जो इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनको स्पेशल केयर रखा जाए और उनको प्रमोट करा जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय, देखो भाई निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सच है, संविधान किसके द्वारा बनाया गया था, ये भी आपको बताना है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। अब जितना भी हिस्ट्री है कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने में, जो भी वन लाइनर आपको मिल रहे हैं कहीं से, उसको भी आप लोग देख लेना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे, कितना समय लगा, कितना पैसा लगा, क्या सोर्सेस थे जो लिए गए, ये सारी आप लोग बातें देख लीजिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट यूज्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कह रहा है कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में इनमें से कौन से शब्द का यूज नहीं किया गया है। आप एग्जाम में जाने से पहले ये अश्योर कीजिएगा कि कम से कम 3 से 4 बार या 10 बार भी एक प्रीएम्बल जो है हिंदी और इंग्लिश में देख के जाइएगा। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी मीडियम में देख के चले जाए, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देख के चले जाएंगे, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आपको देखने मिलता है। तो नहीं किया गया है, इस पे भी ध्यान देना, नहीं है तो सेकुलर है, सोशलिस्ट है, रिपब्लिक है, ठीक है, फेडरल नहीं है, ठीक है। तो आंसर नहीं पूछा है, इसीलिए कौन सा क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्रिविएशन ऑफ आरटीआई, आरटीआई का फुल फॉर्म बताओ भाई क्या होता है, बहुत आसान है, राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीई का भी पूछ लेता है, आरटीई का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है ना, आरटीआई का राइट टू इंफॉर्मेशन और आरटीई का राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट है 39 नंबर का क्वेश्चन, ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग, तो अपहरण का अपराध है, अपहरण में क्या होता है, इन चारों में से आपको बताना है। तो इसमें स्टीलिंग ऑफ मेल और फीमेल चाइल्ड, पुरुष या महिला बच्चे की चोरी। अब तो ठीक है, कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग, कोई भी बच्चा
चोरी हो रहा है, मतलब स्टील हटाया जा रहा है गार्जियन के नजरों से या चोरी किया जा रहा है, तो वो क्या होता है, किडनैपिंग में कंसीडर होता है। जल्दी से बताना बीएनएस के किस सेक्शन में किडनैपिंग की बात करी गई है, कमेंट सेक्शन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, द यूएनओ हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपको बताना है। यूएनओ का हेडक्वार्टर तो ये है न्यूयॉर्क, ये है न्यूयॉर्क, ठीक है ना। अब ये भी देख लीजिएगा कि यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ऑर्गेन्स हैं उनके भी बारे में भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। 5 ऑर्गेन्स है, ठीक है, 5, पहले 6 थे, अब उसमें से 5 ही ऑपरेटिंग है, और इसकी बहुत सारी एजेंसीज हैं, जैसे ILO है, जैसे WTO है, जैसे WHO है, ठीक है ना, बहुत सारी एजेंसीज भी है। तो उसका भी आप लोग लिस्ट एक बार तैयार कर लीजिएगा, और कौन कौन सा जो एजेंसीज है या कौन कौन से जो ऑर्गन्स है वो कौन कौन सा काम करते हैं, ये सारी चीजें आप बना लेंगे अगर नोट्स, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, The Indian states and territories were restructured by constitutional amendment। मतलब हिंदी में देखते हैं, भारतीय राज्य और क्षेत्रों का पुनर्गठन किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया। मतलब किस संविधान संशोधन द्वारा जो राज्य हैं उनका गठन या फिर उनको रिकंस्ट्रक्ट करा गया, ओके, उनका पुनर्गठन किया गया। फर्स्ट अमेंडमेंट द्वारा, 7th, 42nd या 44th किसके द्वारा किया गया, ये आपको बताना है। ठीक, तो 7th अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट्स एंड टेरिटरीज, ये 7th अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था। फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या हुआ था, 42nd में क्या हुआ था, 44th में क्या हुआ था, साथ ही साथ आप लोग 66 भी देख लेना, 51 अमेंडमेंट भी देख लेना। उसके बाद आप लोग देखना 88th अमेंडमेंट आप लोग देख लेना, 76th अमेंडमेंट आप लोग देख लेना। उसके बाद 99th अमेंडमेंट से लेकर के 106 अमेंडमेंट तक, कम से कम इतने अमेंडमेंट तो आप लोग देख लेना, क्योंकि इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द यूनियन टेरिटरीज विच हैव देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब वे केंद्र शासित प्रदेश जिसकी अपनी विधान सभाएं हैं। ऐसा कौन सा यूटी है, दिल्ली, दमन दीव, दिल्ली या पौडुचेरी या फिर लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, इसमें से कौन ऐसा यूटी है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप लोग ये भी बताना मुझे कि कितने राज्य और कितने यूटी हैं, और कौन सा ऐसा नया राज्य और यूटी है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है रिसेंटली, और कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जिसको अभी रिसेंटली ही बनाया गया है, और कितने हाई कोर्ट है ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, वे केंद्र शासित प्रदेश जिसकी अपनी विधानसभाएं हैं, तो ये आपको बताना है किसकी अपनी विधानसभा है भाई, किसकी अपनी विधानसभा है, तो दिल्ली एंड पुडुचेरी की, दिल्ली एंड पुडुचेरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम एंड टू स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड, सच मसल्स आर कॉल्ड। मतलब देखो भाई, हमारे जो मसल्स हैं वो हम जब चाहते हैं मूव कराते हैं तो मूव होते हैं, जब हम नहीं चाहते तो मूव नहीं होते। हमारे अंगों में मौजूद जो भी मांसपेशियां हैं तब चलती है जब हम चाहते हैं, ठीक, और तब रुक जाती है जब हम ऐसा तय करते हैं कि रोकना है। ऐसी मांसपेशियों को क्या कहा जाता है, वो साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, जनरल साइंस का ये क्वेश्चन है, ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है, ये बता दीजिए, ठीक है। तो स्ट्राइटेड मसल, रेखांकित मांसपेशियां, ये आ गया है क्वेश्चन, जितना देख लेते हैं। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आ गए थे एक्स्ट्रा, चलो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व समूह की कमी से त्वचा प्रभावित करती है, ठीक है ना, त्वचा किसके वजह से प्रभावित होती है ये आपको बताना है। तो राइबोफ्लोविन, नाइसिन या पायरिडॉक्सिन
और पैंटोनिक एसिड से प्रभावित होती है हमारी स्किन। ये रहा आज आपका क्वेश्चन, ठीक है। 40 क्वेश्चन ही थे, 2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा देखने, 42 क्वेश्चन थे एक्चुअली, आपको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखने मिल गए। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखी बहुत सारे लीगल मैगजीन्स जो आपको इंडियन एविडेंस एक्ट से भी मिले, जो अभी बीएसए हो चुका है। उसके बाद हमने देखा सीपीसी से भी, उसके बाद हमने जूरिस्प्रूडेंस के भी कुछ मैगजीन्स को देखा। तो मैगजीन के साथ साथ बहुत सारे और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से क्वेश्चंस थे वो हमने देखा। सीपीसी से भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था, वो भी हमने देखा। ओवरऑल हमको ये देख करके समझ में आता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, कि जो भी बच्चे एंट्रेंस देने जा रहे हैं एलएलबी का, बीए एलएलबी का, उनसे इतना थोड़ा सा तो उम्मीद रखा जाता है कि वो प्रिंसिपल और फैक्ट वाले क्वेश्चंस भी उनको आए, साथ ही साथ जो भी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है वो आए, टॉट के जो लीगल मैगजीन्स हैं, इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं वो आए, सीपीसी जो है, बीएनएस जो है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं वो कम से कम आप तैयार कर लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। मैं लास्ट में आपको बता देती हूँ को और आपको क्या कर लेना चाहिए जिससे आपको मार्क्स अच्छे मिल जाए। तो पहले तो बीएनएस के इंपॉर्टेंट सेक्शंस आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्शन आप लोग बीएनएस के देख लीजिएगा। उसके बाद टॉट, जो लॉ ऑफ टॉट है उसके मैगजीन्स देखिएगा, और साथ में ही कुछ केस लॉज, जो लीडिंग केस लॉज है, लैंडमार्क केस लॉज है, वो आप लोग देख लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट पे फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन देखने मिलते हैं। अगर सेक्शन देखना है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कुछ केस लॉज जो है, लैंडमार्क, वो आप लोग देख लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, पार्ट 5, पार्ट 6 देख सकते हैं, लेकिन छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट 8, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप लोग अमेंडमेंट देख सकते हैं, इमरजेंसी देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग म्युनिसिपैलिटी वाला सेक्शन देख सकते हैं, पंचायत वाला जो सेक्शन नहीं, आर्टिकल जो है वो देख सकते हैं आप लोग, जो आपको हेल्प करेगा आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगेगी होगी, और जितनी भी हुनकार 4.0 सीरीज में क्लासेस चल रही हैं, चाहे लीगल एप्टीट्यूड की, चाहे जीके की, चाहे मैथ्स की, अगर इसको आप देख लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस को जो बताया जा रहा है, उससे आपका जो सिलेक्शन है वो अश्योर हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।